Hello student, myself Dheeraj Kumar Mishra DK sir. I welcome you all at the platform of Arise Academy. तो बेटा पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने टेस्ट सीरीज़ के लेक्चर्स में मोल कंसेप्ट देखा था, है ना। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें किया था, है ना। जो टेस्ट सीरीज़ में अपना नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, दैट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आपका रेगुलर बैच में भी अभी चल रहा है ना। और स्टेट्स ऑफ मैटर हम 2 क्लास में भी कंप्लीट करेंगे। जितनी बातें वहाँ पे हुई है उतनी पूरी बातें यहाँ पे भी होंगी 2 लेक्चर्स में। तो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करके पढ़ाऊँगा, है ना। मतलब एक बार आइडियल गैस के बारे में एक और एक रियल गैस के बारे में 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे और 2 पोर्शन में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ में स्टेट्स ऑफ मैटर का, है ना। तो सबसे पहले बेटा कुछ बातें हैं जो आप सभी लोगों को जान लेना है। क्या क्या, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं, है ना। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका किसका कन्वर्जन आपको देखना है वो देख लो। टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का अगर पूछा जाए सो केल्विन का मतलब K-273 डिवाइडेड बाई 5 इट इज़ इक्वल टू C/5 दैट इज़ इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, है ना। अगर आपसे टेम्परेचर का कन्वर्जन पूछा जाए, K का मतलब क्या होता है केल्विन, C का मतलब क्या होता है डिग्री सेल्सियस, F का मतलब क्या होता है फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर का कन्वर्जन आप सभी लोगों के सामने है, ये आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा, अगर आपसे प्रेशर का पूछा जाए तो देखो बेटा जो 1 एटमॉस्फियर होगा, है ना, ये किसके किसके इक्वल होगा। क्या लिखा गया 1 एटमॉस्फियर। देखो 1 एटमॉस्फियर में हम लिख सकते हैं 760 टॉर। क्या होगा 760 टॉर। 1 एटमॉस्फियर में हम लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। 1 एटमॉस्फियर में हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1 एटमॉस्फियर में हम लोग लिख सकते हैं 1.013 बार, ठीक है ना। 1 एटमॉस्फियर में हम लोग लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये प्रेशर का यूनिट है जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। थर्ड यूनिट देखो, थर्ड यूनिट किसका, तो थर्ड हम बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम में बेटा आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो आपको ये कुछ कन्वर्जन है जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। किसका किसका कन्वर्जन है, तो मेरे पास कन्वर्जन है टेम्परेचर का, कन्वर्जन है बेटा प्रेशर का, और कन्वर्जन किसका दिया हुआ है वॉल्यूम का दिया हुआ है। ये बातें आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों से मैक्सिमम पूछे जाएंगे। तो वो चीज़ आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। सो कन्वर्जन से रिलेटेड मैंने बातें किया, और कन्वर्जन में हमारे पास क्या क्या आया, तो हमारे पास ये सब चीज़ें आया। उसके बाद हमारे पास बेटा जो भी गैसियस मॉलिक्यूल स्टेट्स ऑफ मैटर में उनके लिए कुछ लॉज बनाए गए जिसको गैसियस लॉज बोलते हैं, ठीक है ना। सो गैसियस मॉलिक्यूल के कौन कौन से लॉ हैं जो हम सभी लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज द गैसेस लॉ, है ना। गैसेस लॉ कौन कौन से हैं जो हम सभी लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस बनने का पॉसिबिलिटी होगा। तो सबसे पहला है बेटा आपके पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ओके। सेकेंड वन इज द चार्ल्स लॉ। सेकेंड वन इज चार्ल्स लॉ। थर्ड वन इज एवोगैड्रोज लॉ, and fourth one is गे-लुसैक्स लॉ। क्या बेटा गे-लुसैक्स लॉ। ये लॉज हैं जो हम सभी लोगों को पढ़ना होता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं गैसियस लॉ में। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, और आपके पास क्या दिया हुआ है गे-लुसैक्स लॉ। 1 बाय 1 करके इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्या बातें हैं जो हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं पहले इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ जो मेरे पास लिखा गया।
अभी आप लोगों ने इन सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा। जिसने भी स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं किया वो सिर्फ 2 लेक्चर्स करेगा और उसका स्टेट्स ऑफ मैटर वाला पॉइंट बेटा क्लियर हो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन वहाँ से उठा के बना सकता है, ठीक है ना। तो गैसेस लॉ में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सा लॉ, सो दैट इज द बॉयल्स लॉ, दैट इज द बॉयल्स लॉ। लेट अस सी व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, है ना। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ, अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। ये लॉ ये बोलता है कि जो प्रेशर होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या गया, दैट P इज इक्वल टू K बाई V। हमारे पास ये आ गया इक्वेशन, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। तो हमने लिखा जो PV है दैट इज इक्वल टू K, और ये क्या होता है, कांस्टेंट। क्या क्या मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है ना। देखते जाओ, सबसे पहले आपने एक स्टेटमेंट लिखा दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उसके बाद आपने लिखा PV इज इक्वल टू K एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हमारे पास होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। फिर आपने ये इक्वेशन लिखा जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है, इसको मैं लॉग ले लूँ तो हो जाएगा, देखो लॉग P इज इक्वल टू ऊपर वाले का, ये हो गया लॉग K, है ना, और ये क्या हो गया माइनस लॉग V, ये हमारे पास हो गया। ये भी एक इक्वेशन देखो बेटा इस टाइप से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट लॉग P इज इक्वल टू लॉग K, ठीक है ना। ये क्या हो गया प्लस लॉग V टू द पावर -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये बहुत सारे वो एक्सप्रेशन हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है ना, इससे रिलेटेड। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ का मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमें और मिलता है दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या मिलता है बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं dP डिवाइडेड बाई dV इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास माइनस K डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस K डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। ये भी आपके पास एक फार्मूला मिलता है जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये सब के सब फार्मूले किससे रिलेटेड है, सो ऑल आर रिलेटेड विद द बॉयल्स लॉ। सब किससे रिलेटेड बेटा, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। देखो ग्राफिकल अप्रोच इसका क्या है, तो ग्राफिकल अप्रोच आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, इसका ग्राफिकल अप्रोच देखो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऐसा हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखो सेकेंड वन, ये है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है ना। सेकेंड PV वर्सेस V का ग्राफ, है ना। ये क्या होगा बेटा, ऐसा कांस्टेंट होगा। ये देखो ये ग्राफ मैंने बनाया, दिस वन इज द प्रेशर वर्सेस 1/V का, और ये आपके पास ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली आपसे ग्राफ अगर पूछा जाए किसका, आपसे ग्राफ पूछा जाए PV वर्सेस P का, है ना, तो ये भी ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटा। और देखो कौन सा ग्राफ और इसमें बनाया जा सकता है आप लोगों से, log P वर्सेस log V का ग्राफ, है ना। तो इसका डिक्रीजिंग स्लोप होगा जो दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आपसे अगर इसका पूछा जाए log P वर्सेस log V -1 का, तो पॉजिटिव स्लोप। तो ये इक्वेशन हमारे पास हुआ वन ग्राफ, दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड, है ना बेटा, दिस वन इज द फोर्थ, दिस वन इज द फिफ्थ एंड दिस वन इज द सिक्स। मैंने 6 ग्राफिकल अप्रोच बनाए हुए। ये ग्राफिकल अप्रोच किससे रिलेटेड है, सो द ग्राफिकल अप्रोच इज रिलेटेड विद द बॉयल्स लॉ। फटाफट इसको नोट करो सभी लोग।
ये बॉयल्स लॉ का बेटा ग्राफिकल अप्रोच है ना। मतलब बॉयल्स लॉ से ये सब बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं और हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि अच्छा बॉयल्स लॉ से ये इक्वेशन पॉसिबल होंगे, उस इक्वेशन से ये ग्राफिकल अप्रोच हो सकते हैं जो हम सभी लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर हमसे पूछे जाएंगे तो हम सभी लोगों को आइडिया है ना कि उसके बारे में किस तरीके से चेंज करना होगा, कंपेयर करना होगा। एक और देखो 7th वन, मान लो ऐसे मैंने बनाया, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इस टाइप से 1, 2 एंड 3, ये दिया गया T1, ये दिया गया T2, ये दिया गया T3, है ना। तो इसमें ध्यान रखना जो ऊपर ग्राफ होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर है दैट T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, ठीक है ना। T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। 7th 8th का ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटा, कैसे, प्रेशर वर्सेस 1/V का, है ना, 1, 2 एंड 3। ये देखो T1, ये है T2, ये दिया है T3, तो इसका भी आंसर होगा T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। तो अगर ऐसा ग्राफ पूछा जाएगा तो ध्यान रखना जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है, T3 का, उसके बाद T2, उसके बाद T1, तो वहाँ से हमारे पास निकल गया। ऐसे ही इसमें देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ खींच दिया ऐसे, अब ये 1/V क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर 1/V कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा। सो दैट्स वाई T3 की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ग्राफिकल अप्रोच है जो है बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, जो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो मैं इसको रफ करता हूँ, आप सभी लोगों ने अब तक बना लिया होगा, है ना, कि बॉयल्स लॉ से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, और बॉयल्स लॉ से कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स आएगा वो भी हम सभी लोग देखेंगे। बट उससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच तो देख लिया, राइट। ग्राफिकल अप्रोच हमने देखा कि यार कौन कौन सा वो ग्राफिकल अप्रोच का पोर्शन है जो हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है और जहाँ से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा है। सो नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, देखो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू V0, ठीक है, into 1 plus T in the degree Celsius divided by 273 डिवाइडेड बाई 273 ये डिग्री में, है ना। ये चार्ल्स लॉ का हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, जिसमें जो ये है, दिस वन इज द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T, जो V0 है दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो T है है ना, दिस वन इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। किसमें बेटा टेम्परेचर, इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि इफ T इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, कितना है -273, तो VT विल बी इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखना होगा, -273 डिवाइडेड बाई 273 एंड VT विल बी 0, VT विल बी इक्वल टू 0 जब T का वैल्यू कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसको बोलते हैं बेटा जिस पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो जाए, जीरो, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल becomes zero, becomes zero at this temperature, at this temperature, है ना। and absolute zero temperature is
-273.15 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो ये कितना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना, जो आपको यहाँ से बेटा पता चलता है। तो अब ध्यान रखना, अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा ऑक्युपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट चार्ल्स लॉ जनरली क्या बोलता है बेटा, सो चार्ल्स लॉ जनरली ये बोलता है दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पे बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो जो वॉल्यूम होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। बड़े ध्यान से देखना, मैंने लिखा वॉल्यूम और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, टेम्परेचर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। किस में है, केल्विन में। तो ये मैंने लिया हुआ है 0, ये क्या लिया हुआ है 0, ठीक है ना। इसके बाद एक ग्राफ मैंने यहाँ पे और लिया, ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, और ये मेरे पास है बेटा, दिस वन इज़ वॉल्यूम एंड दिस वन इज़ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में। किस में है, डिग्री सेल्सियस में। और ये क्या है बेटा, सो दिस वन इज़ द 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम और टेम्परेचर के प्लॉट का, तो जब टेम्परेचर केल्विन में होगा, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा बेटा, है ना, ध्यान रखना। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है -273.15, है ना, ये 0 है और इधर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा, देखो ऐसे प्लॉट होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। जब भी आपके पास टेम्परेचर किस में दिया होगा, डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अगर टेम्परेचर आपके पास केल्विन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, तो ये वैल्यू केल्विन को ही रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको मालूम है ना कि जो हमारे पास केल्विन होता है दैट इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस सी, और सी का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, -273। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 - 273 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो -273 का मतलब क्या हो गया, 0 केल्विन। तो जब ये केल्विन में होगा तो ये ग्राफ यहाँ से प्लॉट होगा। दोनों में डिफरेंस है, देख लो ध्यान से। जब भी आपके पास टेम्परेचर किस में दिया होगा, केल्विन में दिया होगा, किस में, केल्विन में, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ओरिजिन से। लेकिन अगर आपके पास ये पॉजिटिव दिया, सॉरी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो कभी भी ग्राफ इस टाइप से स्टार्ट मत करना, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। देखो एक ग्राफ और मैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया और यहाँ पे क्या दिया गया, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में, ध्यान रखना किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे दिया हुआ है -273, क्या दिया हुआ है, -273। तो ये ग्राफ अब यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -273। अगर यहाँ पे -273 दिया तो ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि किस में दिया जा रहा है आपके पास, जिसमें ग्राफिकल अप्रोच होगा उसके बेसिस पे आप हमेशा कंसेप्ट को अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने लिखा बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी। हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट V/T इज इक्वल टू के, ये क्या हो जाएगा बेटा, सो दिस वन इज कांस्टेंट। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट log V इज इक्वल टू log K प्लस log T। हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ log V इज इक्वल टू log K माइनस ऑफ log T माइनस 1, ये भी लिख सकते हो। तो ये बहुत सारे हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच हो सकते हैं। कौन कौन सा यहाँ पे और क्या बना सकते हैं हम लोग, तो देखो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये भी कंसेप्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो जो भी हमारे पास दिया हुआ है क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। चलो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना हो किसका, तो यहाँ पे हमें है log V वर्सेस log T का, ठीक है, log V वर्सेस log T का, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। दूसरा हमारे पास अगर ऐसा आ जाए बेटा log V का वर्सेस log
T-1 का, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, देख लो यहाँ से। उसके बाद हम और कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, तो ये V/T वर्सेस T का ग्राफ बना सकते हैं, है ना। अगर ये किस में दिया हुआ है, केल्विन में, किसमें दिया हुआ है, केल्विन में, तो V/T कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा ऊपर। तो ये बातें चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है। चार्ल्स लॉ से जो बातें हैं वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ग्राफिकल अप्रोच कैसा होगा, अगर ग्राफ बनेगा टेम्परेचर केल्विन में होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा, तो ग्राफ की वैल्यू, प्रेशर जो वॉल्यूम दिया है वो वॉल्यूम वहाँ पे जीरो होता है जहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली। लेने को हम लोग कितना लेते हैं बेटा, -273 लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जितनी बातें बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है, जितनी भी बातें, ये सभी की सभी बातें किससे रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हो ऑल द स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द चार्ल्स लॉ। ठीक है, चलो मैं इसको रफ करता हूँ। तो हमारे पास आ गया बेटा बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के बाद हमारे पास आया चार्ल्स लॉ, वो भी आपने देखा है ना कि क्या बातें हैं उससे, कैसे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं चार्ल्स लॉ से रिलेटेड एंड बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैंने इसको रफ कर दिया। अब हमारे पास आ गया दैट इज द गे-लुसेक्स लॉ। कौन सा है बेटा, गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ। तो देखो गे-लुसेक्स लॉ क्या बोलता है, सेम टू सेम, अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ प्रेशर एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू P01 प्लस T इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। इसमें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है ना, आपको ध्यान में रखना है कि PT विल बी इक्वल टू 0 एट T इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें स्टेटमेंट मिला बेटा, है ना, कि जो PT होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किससे बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू KT, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 ये लिखा गया। दूसरा, जो हमारे पास प्रेशर होगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K। ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल। सो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या इक्वेशन बना सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं log P इज इक्वल टू log K प्लस log T। और क्या बना सकते हैं, log P इज इक्वल टू log K माइनस ऑफ log T-1। ये भी एक्सप्रेशन आप सभी लोग बेटा बना सकते हैं। ठीक है ना। ये बातें थी ग्राफिकल अप्रोच। जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने ग्राफिकल अप्रोच लिया, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर, ये किस में है, केल्विन में। अगर केल्विन में है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे दिया गया दिस वन इज़ द प्रेशर, और ये टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस। किस में है, डिग्री सेल्सियस। तो ये ग्राफ आपका ऐसे स्टार्ट होगा, है ना, और ये क्या होगा, -273.15। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद हम और कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, तो P/T वर्सेस T का ग्राफ अगर पूछा जाए तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट। और कौन सा ग्राफ हमसे पूछा जाए, log P वर्सेस log T का ग्राफ, इसका बना दो। तो चलो हमने इसको बना दिया पॉजिटिव स्लोप के साथ। ठीक है ना। और हमसे पूछा जाए बेटा log P वर्सेस log T-1 का ग्राफ, तो हमने इसको बना दिया, दैट इज़ विद द नेगेटिव स्लोप। अगर हमसे ऐसा ग्राफ पूछा जाए दैट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, 2 एंड 3 पूछा जाएगा, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, V1, V2 और यहाँ क्या है V3। तो प्रेशर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, V1 का। तो हम लिखेंगे V1
is greater than V2 is greater than V3. This is the decreasing order of the volume. तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू द गैलो-सेक्स लॉ, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. अगर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और क्वेश्चन ओरिएंटेड ये बात है तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी लोगों को करने हैं. ठीक है, चलो इतना पॉइंट हुआ, सब लोग नोट करो फटाफट इसको. जल्दी से वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद नोट करो. ठीक है, हो गया, रफ कर दे. चलो तो इसको रफ कर दिया बेटा, है ना. ये लॉज हमारे पास लगभग कंप्लीट हो चुके हैं. चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, है ना बेटा. गैलो-सेक्स लॉ हो गया, सॉरी गैलो-सेक्स लॉ हो गया. अब बचा आपके पास एवोगैड्रोस लॉ. क्या बचा? एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है ना. फोर्थ वन आपके पास है एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है देखो. अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल. सो V इज इक्वल टू क्या हो गया? K इंटू N, है ना. सो V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2. ये हमारे पास हो गया, है ना. यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि अगर मोल सेम है तो वॉल्यूम कंटेनर का क्या होगा? सेम होगा, और मॉलिक्यूल भी क्या होगा बेटा? सेम होगा, है ना. तो अगर हमें इसका ग्राफिकल अप्रोच देखना हो तो सिंपली मैं बोलूँगा, ये वॉल्यूम दिया और ये क्या दिया? मोल दिया. किसी का अगर आप मोल बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये चीज़ हमारे पास वैलिड होता है. तो हमने कौन कौन सा लॉ लिखा देखो. हमने लिखा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है ना. उसके बाद हमने क्या लिखा? दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये भी लिखा हमने. थर्ड वन क्या लिखा हम लोगों ने? थर्ड हमने लिखा दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना. और फोर्थ वन क्या लिखा बेटा? सो हमने लिखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्या लिखा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर दिस वन एंड दिस वन, कौन कौन सा? ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ, ये हमारे पास है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और ये क्या है? एवोगैड्रोस लॉ. तो इसको हमने क्या बोला था बेटा? सो दिस वन इज द बॉयल्स. ये क्या है? दिस वन इज द बॉयल्स लॉ. इसका नाम क्या था? सो ये हमारे पास है बेटा, दिस वन इज द एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ आपके सामने लिखा है. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस वन रिप्रेजेंट द चार्ल्स लॉ. इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा बाय कंबाइनिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या है हमारे पास? देखो, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ को कंबाइन करने पे हमारे पास आ गया दैट प्रेशर, है ना बेटा. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाई P. ये आ गया. ठीक है ना. ये हमारे पास आया इन तीनों को कंबाइन करने के बाद. तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? दैट PV इज इक्वल टू nRT. हमारे पास ये एक इक्वेशन यहाँ पे आया हुआ है. PV इज इक्वल टू nRT. जहाँ पे जो R होता है ना, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. क्या होता है? दिस वन इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड R डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ अदर पैरामीटर. R किस पे डिपेंड होता है? सो R डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ अदर पैरामीटर.
आर की 3 वैल्यू होती है। पहला वैल्यू आर का 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा 1/12। कितना लिखा जाएगा? 1/12। दूसरा आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगा 25/3। ये सब शॉर्ट फॉर्म का कैलकुलेशन है। उसके बाद क्या है? 1.98 है ना कैलोरी पर मोल, है ना, पर केल्विन, ये हमारे पास दिया जाए तो इसको भी हम लिख सकते हैं। एंड दिस वन इज 2, इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखा जाएगा? 2। तो आर का 3 वैल्यू है। इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग आर का ये वाला वैल्यू यूज करते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि भाई प्रेशर किस में लिया जाएगा? हमारे पास प्रेशर किस में लिया जाएगा? एटमॉस्फेयर में। और वॉल्यूम किस में लिया जाएगा? लीटर में। तो इसलिए जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ज़्यादातर यही आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन मिला पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड दिस वन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन में कौन कौन से लॉ वैलिड होते हैं? इसमें बॉयल्स लॉ होता है, इसमें एवोगैड्रोज लॉ होता है, इसमें चार्ल्स लॉ। ऐसा कोई गैसियस मॉलिक्यूल जो तीनों लॉज को फॉलो करेगा, तीनों लॉ को फॉलो करेगा, उसी को हम क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा आइडियल गैस, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हमारे पास इक्वेशन मिला दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या मिला? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दूसरा देखो, मैं लिख सकता हूँ इसको P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। कब बेटा? एट कांस्टेंट मोल। जब मोल क्या हो? कांस्टेंट। तो हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसी में से आप कोई भी फार्मूला बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। इससे कभी पूछा जाए तो आप सभी लोग अटेंड कर सकते हो। फिलहाल इतनी बातें जो लिखा उसको नोट करो सभी लोग फटाफट। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन इन तीनों को कॉम्बिनेशन से बनता है, आपके सामने है ना। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चंस बनते हैं तो ये सब फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बनेगा। तो वो सब चीज़ें हैं, अगर बनती हैं तो आप लोगों को याद में होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो, इतनी बातें तो हमारे पास हो गई कि जो प्रेशर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कहाँ से आइडियल गैस आता है, किसके किसके कॉम्बिनेशन से आइडियल गैस बनता है, बाकी जो लॉज हैं उसमें क्या ग्राफिकल अप्रोच है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो फार्मूले में यूज किया जाएगा, वो सारे फार्मूले के फॉर्म में हम सभी लोगों ने डिस्कस किया हुआ, ठीक है ना। फिर हमने लिखा बेटा आइडियल गैस। क्या लिखा आइडियल गैस? दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट इन ग्राम इंटू आर टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट। ये जो पूरा टर्म है बेटा, दिस वन इज नोन एज द डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया? डी आर टी डिवाइडेड बाई एम। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया? डी आर टी डिवाइडेड बाई एम। हमारे पास एक फार्मूला आ गया। सो मैं लिख सकता हूँ डी, डेंसिटी है ना, ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाई आर टी। अगर डेंसिटी ऑफ द गैस निकालना होगा, है ना, सो दैट इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाई आर टी। और इसका यूनिट अगर पूछा जाए, यूनिट, तो इसका यूनिट होगा ग्राम पर लीटर। क्या होगा? ग्राम पर लीटर। तो यहाँ से पता चला जो डेंसिटी ऑफ द गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मॉलिकुलर वेट, ठीक है ना। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मॉलिकुलर वेट। कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल।
तो इसका ग्राफिकल अप्रोच भी पूछा जा सकता है बेटा। ये हमारे पास डेंसिटी है और ये क्या है, प्रेशर है ना। तो ये वैल्यू इस टाइप से होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक ही गैस का हम बना रहे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, है ना। ये क्या है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, और ये क्या होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। और कौन सा ग्राफिकल अप्रोच होगा देखो, और एक मैं बना देता हूँ, दिस वन इज द डेंसिटी वर्सेस 1/T, ऐसे मिलेगा। ये भी क्या होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसे कुछ फार्मूले हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में जो आप सभी लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। दूसरा नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ 1 है ना इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 आर डिवाइडेड बाई T1 एंड डेंसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू P1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 आर T2। तो कभी कभी पूछा जाएगा D1 बाई D2 क्या होगा, एक का डेंसिटी दिया है दूसरे का डेंसिटी निकालो, तो उसका फार्मूला होगा P1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ क्या आएगा P2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई T2। इसको अप्लाई करिए और इसके बेसिस पे सॉल्व करिएगा। ध्यान रखना कभी भी डेंसिटी अगर पूछा जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि ऑक्सीजन का डेंसिटी ये है तो हाइड्रोजन का डेंसिटी निकालो, ऑक्सीजन का डेंसिटी इतने टेम्परेचर पे इतना है, अगर टेम्परेचर सेम होगा है ना तो T1 से T1 T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर प्रेशर डिफरेंट होगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा, सेम गैस होगा तो मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखना कि दिया क्या है ना, जो सेम दिया होगा उसको कैंसिल आउट कर देना है, और जो डिफरेंट दिया होगा उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए, और पुट करने के बाद आप इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो बहुत आसान और इजी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं डेंसिटी से रिलेटेड। अगर कभी पूछा जाए तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, और इस तरीके से उस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर सकते हो जब भी हमारे पास ये सब बातें दिया जाएगा। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, और आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा तो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, ये चीज़ देखना। दूसरा, कुछ आपके पास इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, है ना। क्या है देखो, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास कोई ओपन कंटेनर है, क्या है बेटा, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर अगर है, ठीक है ना, और इसमें गैसियस मॉलिक्यूल है, इसको हीट किया गया, क्या किया गया, हीट किया गया, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम क्या था V1, प्रेशर क्या था P1, टेम्परेचर क्या था T1, और मोल क्या था N1। इसको हीट किया गया तो हमारे पास ये इस टाइप से आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना होगा V1, यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा P1, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा T2, और यहाँ पे मोल क्या होगा N2, यहाँ पे मोल क्या होगा N2। तो जब भी ओपन कंटेनर को आप हीट करोगे, है ना, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इफ open container is heated, container is heated, open container is heated, then pressure and volume remain constant, remain constant। तो उस केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन मोल और टेम्परेचर बदल जाएगा। तो जब भी ओपन कंटेनर का आप क्वेश्चन देखेंगे कहीं पे भी, तो वहाँ पे टेम्परेचर और मोल का वेरिएशंस होगा, एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल होता है ना। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल, यहाँ से देख लो, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल। जिसके क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से बेटा अटेंड करिएगा, ठीक है। तो चलो इसको रफ करते हैं अब, है ना। इतनी बातें हो गई हमारे पास आइडियल गैस से रिलेटेड, कि अगर आइडियल गैस है तो क्या क्या अप्रोच होगा क्वेश्चन का पूछने का, क्या क्या बातें होंगी जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा, है ना। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो वो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना, वो आप आसानी के साथ बेटा बता सको। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर ऑफ द मॉइस्चरस गैस। अगर आपको निकालना है ना, प्रेशर ऑफ द मॉइस्चरस गैस, मतलब कोई गैस है ना, किसी कंटेनर में प्रेजेंट है और उस कंटेनर में ऑलरेडी वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हैं,
तो उसको क्या बोलेंगे, मॉइस्चरस गैस, है ना। ऐसा है, देखो ये मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस है ना, ये क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल, और इसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी पड़े हुए हैं ऐसे। तो ये जो है दिस इज द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, है ना। और दूसरा हमारे पास जो ये वाला है, दिस वन इज द ड्राई गैस, ये क्या है, ड्राई गैस। तो प्रेशर ऑफ द मॉइस्चरस गैस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, जिसको ऐसे भी लिखा जाएगा दैट प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन प्लस एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, है ना, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, या इसी को लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, क्या लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ वाटर। ये सब किसी भी फॉर्म में पूछा जाएगा जब आपको क्या निकालना होगा, प्रेशर ऑफ द मॉइस्चरस गैस। तो ड्राई गैस और पार्शियल प्रेशर या एक्वस टेंशन कुछ भी दिया होगा, वैल्यू को पुट करो और वहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये पॉइंट्स है आपके पास जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक हो गया, दो हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर आर, है ना। पहला हमारे पास है दैट इज बैरोमीटर, क्या है बेटा, बैरोमीटर से हम जनरली प्रेशर यूज करते हैं, है ना, प्रेशर को हम मेज़र करते हैं। दूसरा मैनोमीटर को भी समटाइम्स हम यूज कर सकते हैं, है ना, मैनोमीटर, इसका भी कंसेप्ट हमें है जो पढ़ना होता है। सो बैरोमीटर देखो क्या है, बैरोमीटर का कंसेप्ट देख लेते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है बैरोमीटर, इसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या पॉइंट्स है। मान लो हमारे पास ये दिया गया एक कंटेनर और इस कंटेनर में आपके पास कोई लिक्विड प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है, लिक्विड, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने इस टाइप से एक यूट्यूब का शेप लिया, ठीक है, और इसमें इतने हाइट तक लिक्विड चढ़ा हुआ, ठीक है ना, ये हमारे पास है। ये जो पोर्शन है दिस वन इज द वैक्यूम, ये क्या है, वैक्यूम, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, Hg है, Hg क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, Hg, और ये Hg इतने हाइट तक चढ़ा है, h हाइट तक हमारे पास डिस्टेंस पे कवर किया हुआ है। देखो इधर से जो प्रेशर लगेगा इस पे, दिस वन इज नोन एज प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्या है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जितना ये इसको दबाएगा उतना ही लिक्विड चढ़ेगा। ये लिक्विड तब तक चढ़ेगा जब तक इसका प्रेशर न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो किसने हाइट तक ये चढ़ेगा वही प्रेशर को मेजर करेगा, है ना। तो कैसे, हम देखो लिखेंगे प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू, है ना, प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो इतने हाइट तक चढ़ा होगा। सो प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो इतने हाइट तक चढ़ा होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, डेंसिटी ऑफ द Hg इनटू हाइट ऑफ द Hg, राइट, इनटू ग्रेविटी, है ना। इससे हम हमेशा इसको कैलकुलेट करते हैं। ये बैरोमीटर का सेटअप है ना, जिसमें ये जो है दिस वन इज नोन एज डेंसिटी, ये क्या है बेटा, डेंसिटी, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए जनरली। H का मतलब होता है हाइट ऑफ बैरोमीटर या हाइट ऑफ कॉलम, और जो G है दैट इज द ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ऐसा होता है बेटा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसी में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर।
फॉल्टी बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द फॉल्टी बैरोमीटर। क्या होता है फॉल्टी बैरोमीटर? देखो मान लो हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है और ये हो गया बैरोमीटर, ठीक है ना। इसमें इतने हाइट तक हमारे पास है लिक्विड, तो इसका हाइट हो गया h, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है गैस। क्या दिया हुआ है? गैस। और यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है? प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और अभी भी क्या है ये? Hg। अगर ऐसा आएगा जिसमें पहले से ही गैस प्रेजेंट है, तो इस केस में जो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर होगा दैट इज इक्वल टू रो ऑफ द Hg इनटू, है ना, हाइट ऑफ द Hg इनटू g प्लस प्रेशर ऑफ द गैस। और साथ में क्या लिखना होगा बेटा? प्रेशर ऑफ द गैस भी लिखना पड़ेगा जब फॉल्टी बैरोमीटर होगा तो। सो फॉल्टी बैरोमीटर से एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आता, इसीलिए इसको फॉल्टी बैरोमीटर बोलते हैं। फॉल्ट का मतलब गलत, तो गलत रीडिंग वहाँ से आता। क्यों? क्योंकि जितना इसका प्रेशर होगा एक्चुअली में वो फील नहीं हो पाता यहाँ पे ना, क्योंकि ऊपर से भी गैस है, तो गैस मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये आपके पास वैक्यूम है, तो जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक ये चढ़ता रहता है। सो दैट्स वाई बैरोमीटर ये है और इसको बोला जाता है फॉल्टी बैरोमीटर। उससे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आता, लेकिन बैरोमीटर से हमेशा बेटा एग्जैक्ट रीडिंग आपके पास आता है ना। तो अगर कभी क्वेश्चन बैरोमीटर से पूछा गया तो इसको ध्यान रखना। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं और आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो, एक हमारे पास बैरोमीटर था जिसका आपने सेटअप देख लिया है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन होगा जो यहाँ से बन सकता है और आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है, तो वो पॉइंट्स आप लोगों को बेटा क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है मैनोमीटर। नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट वन इज मैनोमीटर। यार मैनोमीटर से देखो कैसे क्वेश्चंस बनते होंगे, है ना। तो मैनोमीटर में सबसे पहले यहाँ पे एक यूट्यूब ले लो इस टाइप से, यहाँ पे ले लिया मैंने बेटा, ठीक है ना। और एक वॉल्व यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से, ठीक है ना। और इतने हाइट तक मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है। क्या इसमें? सो इसमें है लिक्विड, ठीक है ना। ये तीन सेटअप हमारे पास है। इधर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज़ द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, और इसमें जो है दैट इज़ नोन एज गैस। इसमें क्या है? गैस है, ठीक है ना। और अभी इन दोनों का हाइट क्या है? इक्वल है। दोनों का हाइट क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरा सेटअप मैंने बनाया इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, फिर से इसमें हो गया गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इस टाइप से दिया गया बेटा, ठीक है। चलो इसमें यहाँ तक दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दिस वन इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये क्या है बेटा? अगेन दिस वन इज गैस। एक और देखो सेटअप, थर्ड वन, ये हमारे पास सेटअप दिया थर्ड वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सो गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक। डायग्राम आप सभी लोग बनाते रहिए मेरे साथ, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास यहाँ तक हाइट है, ठीक है ना। और यहाँ पे लग रहा है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये क्या है बेटा? गैस। देखो तीनों में अंतर क्या है ना। पहला, दोनों का हाइट क्या है बेटा? सेम है। तो यहाँ पे है सेम, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये भी h है और ये भी क्या है? h है। तो ये कंडीशन है सेम कॉलम हाइट। ये क्या है? सेम कॉलम का हाइट है ना। ये डिफरेंट कॉलम का हाइट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया। तो यहाँ पे ये h होगा, इसको क्या बोला जाएगा? h बोला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? h है। ये हाइट इसका है, ठीक है ना। और ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इसका है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होता है। h क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। ऐसे यहाँ पे देखो तो ये इतना है और ये इतना है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये h को रिप्रेजेंट करा, और h ही हमेशा लेना होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें दोनों का हाइट सेम है,
है ना। ये जो हमारे पास है दिस वन इज द Hg और Hg लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे दोनों का हाइट सेम है तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फियर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। एटमॉस्फियर का प्रेशर और गैस का प्रेशर क्या है, इक्वल है, तभी दोनों का हाइट क्या है, बैलेंस है ना। अभी दोनों का हाइट क्या है, मान लो बैलेंस है, अभी दोनों प्रेशर इक्वल है। अब अगर ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड को दबाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड को दबाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो देखो पहले दोनों क्या था, अभी इक्वल था। अब इसका प्रेशर ज़्यादा तो इसने इसको प्रेस किया, जब इसको प्रेस किया तो लिक्विड ऊपर हो गया, देखो ये ऊपर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है बेटा, Hg इन द लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन ग्रेटर है, तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फियर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे एटमॉस्फियर का प्रेशर क्या है बेटा, ज़्यादा है ना। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फियर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्लस, है ना, इसका प्रेशर कितना होगा, तो ये हो गया रो ऑफ Hg इंटू H इंटू G, ठीक है ना। ये इस केस में प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा इसलिए इसने दबा दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फियर। यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और एटमॉस्फियर का प्रेशर क्या है, कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फियर प्लस डेंसिटी ऑफ द Hg इंटू H इंटू G, है ना। तो इसके क्वेश्चंस अगर पूछे जाए मैनोमीटर का तो फार्मूले में वैल्यू रखो और आसानी के साथ क्वेश्चन निकालो। H जो होता है दैट इज द हाइट ऑफ द कॉलम, ध्यान रखना। यहाँ पे जब भी आपके पास इस टाइप से होगा तो ये H को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जब भी यहाँ पे इस टाइप से होगा तो ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, H को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतनी बातें थी मैनोमीटर बैरोमीटर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो मेरे सारे बच्चों को आना चाहिए। नोट करो फटाफट इसको और मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, रफ कर दूं। चलो वेरी गुड, इतना बातें तो नोट किया ही होगा आप लोगों ने, है ना। पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्या बातें थी, वो सब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिटेल में पूरा स्टडी किया हुआ है ना। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या आता है, सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना बेटा। तो यहाँ पे टर्म क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मोमेंट ऑफ गैस। गैस के मोमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। और एक टर्म आएगा इफ्यूजन, तो इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ गैस फ्रॉम ए टीनी होल। किसी टीनी होल से, बहुत छोटे से होल से अगर गैस मूव करता है, बाहर जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इफ्यूजन, है ना। किसी बड़े होल से गैसियस मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन। तो ये दो टर्म थे जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़ना है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें स्टडी करना होता है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है जनरली, है ना, उसको हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी इंटू एम। ये जनरली हमारे पास जनरल स्टेटमेंट होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो हम इसको दो तरीके से पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। कैसे कैसे, देखो ध्यान से। सो केस नंबर वन दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर। तो हमने क्या लिखा, जो रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, है ना, एम। और एम किसको रिप्रेजेंट करता है, सो एम रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास, है ना, वेयर एम रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर वेट। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है ना। सिमिलरली रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी, और यहाँ पे जो डी है इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेपर डेंसिटी। समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। ये सब किस पे बेटा, दे ऑल आर द वैलिड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ डिफ्यूजन, एरिया ऑफ डिफ्यूजन, एरिया ऑफ डिफ्यूजन। टी क्या है बेटा, दिस वन इज द टेम्परेचर, और ये किस में होता है, केल्विन में होता है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस वन इज नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसी को क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नोट करो इसको फटाफट सभी लोग, इतनी बातें हम लोगों ने नोट किया बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना। तो इसमें कभी कभी क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अंडर रूट M2 बाई M1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाई D1। और ये कब होगा बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर इससे रिलेटेड पूछा जाए तो आप सभी लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। तो जो रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन इज वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर। जब कांस्टेंट प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर होगा तभी ग्राहम्स लॉ बोला जाता है। हर एक स्टेटमेंट को ग्राहम्स लॉ नहीं बुलाता। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो जनरली इन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस पे। ठीक है, तो चलो इतनी बातें हमारे पास हो गई, इसको रफ करते हैं हम लोग, है ना। ये पॉइंट्स हमारे पास आ चुका है, बस इसमें एक फार्मूला हमारे पास और है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं सब आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो अगर उसके क्वेश्चंस भी बने तो आप सभी लोगों को आराम से क्वेश्चंस अप्लाई करने आ जाएगा। क्या है, तो मैंने लिखा केस नंबर 1। क्या है केस नंबर 1, देखो केस नंबर 1, एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया। जब टेम्परेचर, प्रेशर एंड एरिया क्या हो बेटा, कांस्टेंट, है ना। तो देखो किस तरीके से अप्लाई करना है आपको। R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट density of 2 by density of 1, that is equal to V1 divided by T1 into T2 divided by V2, that is equal to N1 divided by T1 into T2 divided by N2, that is equal to L1 divided by T1 into T2 divided by L2, that is equal to V1 divided by T1 into T2 divided by V2। ये सब बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना। अभी आपको मीनिंग भी मैं बताऊंगा, है ना, कि इसका मीनिंग क्या होता है जो मेरे पास लिखा हुआ है। पहले केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एरिया। सिर्फ टेम्परेचर और एरिया क्या है, कांस्टेंट, मतलब प्रेशर यहाँ पे वेरी है। तो लिखा जाएगा, देखो R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई M1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट P1 डिवाइडेड बाई P2 D2 डिवाइडेड बाई D1। बाकी पूरा यही लिखना होगा, सेम टू सेम। तो V1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई V2, that is equal to N1 divided by T1, T2 divided by N2, L1 divided by T1 into T2 divided by L2, that is equal to V1 divided by T1 into T2 divided by V2। दो गैसियस मॉलिक्यूल का रेशियो हमसे पूछा जाता है यहाँ पे, है ना।
तो यहाँ पे R का मतलब क्या है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, 2 मॉलिक्यूल का है, ध्यान रखना, ठीक है ना। P का मतलब क्या है, प्रेशर। M का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। D का मतलब क्या है, डेंसिटी। T का मतलब क्या है, टाइम, ठीक है ना। V का मतलब क्या है, वेलोसिटी, ठीक है ना। उसके बाद N का मतलब क्या है, मोल। L का मतलब क्या है, डिस्टेंस। और एक V और है, ये वाला, इसका मतलब है वॉल्यूम। तो जब भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मान लो एक हाइड्रोजन गैस है और एक कौन सा है, ऑक्सीजन, एक का रेट दिया है, दूसरे का रेट पूछा जा रहा है, फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन से रिलेटेड होगा। कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो आप यहाँ से उठाओ, क्वेश्चन में वैल्यू रखो और प्रिडिक्ट कर सकते हो आप लोग कि उसका क्या आंसर होने वाला है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन का जो भी क्वेश्चंस होगा वो जो मैंने बातें यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड होगा और यहीं से क्वेश्चंस इसके बनते हैं। तो बस इतना याद रखना कि इसमें जब भी क्वेश्चंस होगा तो 2 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करना ऊपर, प्रेशर अगर डिफरेंट होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करना जो लिखा गया। मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, उसका प्रेशर दिया हुआ है, 2 प्रेशर दिया हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक का वॉल्यूम दिया है और दूसरे का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, टाइम सेम है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे, है ना। ऐसे डेंसिटी दिया है तो इन दोनों को कंपेयर करो, कुछ भी दिया है तो आपस में दोनों को कंपेयर करके और उस तरीके से क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। तो आज तक के क्लास में हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में केटीजी और रियल गैस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।